नमस्कार दोस्तों, हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग मई महीने का जो करंट अफेयर है मई 2025 का, उसको पूरी तरीके से कवर करेंगे। दोस्तों, ये करंट अफेयर जो इम्पोर्टेंट मैगजीन होती हैं जैसे प्रतियोगिता दर्पण, घटना चक्र, घटनासार, क्रॉनिकल, इन सब मैगजीन और कुछ इम्पोर्टेंट यूट्यूब चैनल हैं, उनसे मैं ये जो इन्फॉर्मेशन है उस महीने की जो करंट अफेयर होती है वो कलेक्ट करता हूँ। दोस्तों, इसमें मैं बहुत ज़्यादा इधर-उधर की करंट अफेयर नहीं कवर करता हूँ जो आपके एग्जाम में ना पूछी जाए। वैसे तो कोई भी नहीं जानता कि क्या पूछा जा सकता है, लेकिन एक जो इंट्यूशन का गेस होता है कि जैसे मैंने भी एग्ज़ाम दिया है, इंटरव्यू भी दिया है, तो मुझे लगता है कि यार ये करंट अफेयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। और प्रीवियस ईयर के हम सवाल देखते हैं तो ट्रेंड देखते हैं कि भाई कहाँ से पूछा जा सकता है। तो उसी हिसाब के करंट अफेयर मैं अच्छे से करंट अफेयर कवर करता हूँ और फिर उनको आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूँ। मेरा पढ़ाने का तरीका यही है कि मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर देता हूँ और करंट अफेयर की क्लासेस बना देता हूँ, जिससे क्या हो कि जो स्टूडेंट हो उसको बहुत ही आसानी हो पढ़ने में, समझने में। ठीक है दोस्तों, तो इस हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पे हमने बहुत अच्छे से बिहार स्पेशल की क्लासेस कर रखी हैं। आप लोग उसकी पीडीएफ ले सकते हैं और लगातार उसको रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं और अपने आए हुए जो एग्जाम में सवाल है उनको हल कर सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस प्रोवाइड कर दी गई हैं, पूरी क्लास बना दिया मैंने, उसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दी। उसके बाद बिहार स्पेशल की जो करंट अफेयर होती है वो बना रहा, वो भी बना चुका हूँ, वो भी पीडीएफ हर महीने की आपको दे देता हूँ। और अब हमने शुरू किया है कि जो करंट अफेयर होती हैं साल भर की, उनको कराना शुरू किया। तो जनवरी महीने की करंट अफेयर से लेके हमने जनवरी के देख लिया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सारी करंट अफेयर देख ली। आज हम मई महीने के जो करंट अफेयर है उनको देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो में ये इसलिए हर क्लास में बताता हूँ कि कोई नया व्यूअर आए ना, तो कम से कम उसको पता चले कि हमारी जो मतलब की क्लासेस हैं उसमें क्या क्या करवाया जा चुका है और आगे क्या करवाया जाएगा और किस तरीके से यहाँ पे पढ़ाई होती है, किस फॉर्मेट में पढ़ाई होती है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो, मई 2025 की करंट अफेयर। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, 20 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट आराम से देखना और इसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करंट अफेयर को लेके इतना भरोसा रखो। ठीक है, देखो, पहली करंट अफेयर में दोस्तों ये है कि अस्त्र MK1, तो ये क्या है? तो आप बताएंगे जो अस्त्र MK1 है ये क्या है? ये एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। तो ये एयर में ना, मतलब पकड़ में ना आने वाली एयर टू एयर एक मिसाइल है जिसको बोलते हैं बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। हवा से हवा में मार करती है। बनाया किसने है इसको? तो हमारी जो DRDO है उसने इसको बनाया है, तो ये दिमाग में रखना है। और उड़ीसा के चांदीपुर से इसका मतलब कि परीक्षण किया गया। तो आपको बस ये याद रखना है कि अस्त्र क्या है, तो आप बताएंगे बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, बस इतना याद रखना है। ठीक है, तो बनाया किसने? DRDO ने। अश्विनी, अश्विनी क्या है? तो आप बताएंगे एक लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार है जिसको BEL जो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है इसके द्वारा ये विकसित किया गया है। तो आपसे पूछ लिया कि अश्विनी क्या है, तो लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार है। ठीक है, चलो अगली इन्फॉर्मेशन है कि रक्षा मंत्रालय द्वारा कौन से मतलब कि 2025 को किस रूप में मनाया गया? तो आप बताइए ईयर ऑफ रिफॉर्म के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। अगली इन्फॉर्मेशन है कि माधव राष्ट्रीय उद्यान। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का जो है 58 नंबर का बाघ जो अभ्यारण्य है वो कौन सा बना है? तो आप बताएंगे कि शिवपुरी जो MP में है वहीं पे माधव राष्ट्रीय उद्यान है, इसको 58वां भारत का बाघ अभ्यारण्य बनाया गया है और ये MP में है। इस तरीके से MP में टोटल जो अभ्यारण्य की संख्या हो जाती है, बाघ अभ्यारण्य की टोटल 9 हो जाती है। और इस जो बाघ अभ्यारण्य की घोषणा की जाती है वो किस अधिनियम के तहत की जाती है? तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, WPA है, मतलब कि जो नहीं, जो भारतीय वन्यजीव अधिनियम है 1972 का, तो इसी के तहत जो इसकी घोषणा की जाती है। तो आपको ये दिमाग में रखना है कि 1972 के तहत ये बाघ अभ्यारण्य की घोषणा की जाती है। 56 नंबर का कौन सा बाघ अभ्यारण्य रहा है? तो 56 नंबर का जो मतलब कि बाघ अभ्यारण्य रहा है वो रहा है गुरु घासीदास, ये छत्तीसगढ़ में है, तो ये दिमाग में रखना। 57वां बाघ अभ्यारण्य कौन सा रहा? रातापानी जो MP में है, तो ये दिमाग में रखना। और प्रोजेक्ट टाइगर कब चला था? तो 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिमाग में रखनी है। 58 नंबर का टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? तो शिवपुरी MP का है, वही बना है। ठीक है, चलो, ये मतलब कि शिवपुरी MP में है, नाम है माधव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अगली इन्फॉर्मेशन स्पेसडेक्स मिशन, ये हम लोग देख भी चुके हैं कि स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट जो पिछली क्लास में हमने देखा था कि 30 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया गया और इसमें 2 स्पेस के में जो उपग्रह होते हैं उसी को जोड़ने के लिए ये
किया जाता है। तो अनडॉकिंग कब हुई? ये 13 मार्च 2025 को 470 किलोमीटर की ऊंचाई पर। इसके तहत इसरो ने 2 उपग्रहों MDX-01 तथा MDX-02, MDX-01 का नाम इन्होंने चेजर रखा और MDX-02 जो उपग्रह उसको नाम टारगेट रखा और इन्हीं दोनों को डॉकिंग किया। ठीक है, तो इस यान का जो यान था किस यान से भेजा गया था? तो PSLV C-60 से ये मतलब कि प्रक्षेपित किया गया था। 2 उपग्रह थे, दोनों 220 kg की। और क्या नाम था इनका? एक का नाम चेजर था, एक का नाम टारगेट था। डॉकिंग की प्रक्रिया 16 जनवरी 2025 को शुरू हुई और जनवरी 2015 से लेकर दिसंबर 2024 तक लगभग 10 वर्षों में इसरो ने 393 विदेशी उपग्रहों को मतलब कि अंतरिक्ष में भेजा और 3 भारतीय उपग्रह प्रक्षेपित किए। तो ये दिमाग में रखना कि जो इसरो है कितना कर चुका है 2015 से लेकर अब तक, तो 393 विदेशी उपग्रहों को भेज चुका है। इससे 183 मिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा इसरो को प्राप्त हुई है। ये मिशन हमने पिछले भी वीडियो में देखा था। तो इस मिशन में की जानकारी इतनी ही रखिए क्योंकि ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पुरानी है, तो बस हमको थोड़ा सा जानना होता है। जितनी पुरानी इन्फॉर्मेशन होता जाएगी उसके विषय में थोड़ा कम जानना होता है और जितनी लेटेस्ट होती जाती है उसके विषय में थोड़ा ज़्यादा जानना होता है। ठीक है, अगली करंट अफेयर देखो। 24वां राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत ने दावेदारी पेश की। तो 24वां जो राष्ट्रमंडल खेल होगा उसके लिए किसने दावेदारी पेश की? तो भारत ने पेश की। 23वां जो राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ? तो 22 जुलाई से 2 अगस्त 2026 के बीच में ग्लासगो में, जो स्कॉटलैंड में है, ग्लासगो में आयोजित हुआ। कौन सा खेल? राष्ट्रमंडल खेल। तो दिमाग में ये रखना। 24वां कब होगा? ये हर साल 4 साल के अंतराल में होते हैं। तो 24वां कब होगा? 2030 में। और भारत ने दावेदारी इसकी पेश की है। और पिछली बार लास्ट बार 2010 में भारत में जो दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। तो ये दिमाग में रखना। 1982 में एशियाई खेलों की मेजबानी भी भारत ने ही की थी। तो इतनी इन्फॉर्मेशन दिमाग में रखना। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ का नया नाम अब क्या कर दिया गया है? इसका नाम रख दिया है कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स नाम रख कर दिया गया है। ठीक है, तो इतनी इन्फॉर्मेशन दिमाग में रखो। बाकी PDF आपके सामने रहेगी, उसको जल्दी से पढ़ते जाना और सुनते जाना, क्लास सब याद हो जाएगा। पत्र वितरण व्यवस्था को समाप्त करने वाला डेनमार्क कौन सा देश बन गया है? तो पत्र वितरण व्यवस्था को समाप्त करने वाला डेनमार्क विश्व का पहला देश बन गया है। ये दिमाग में रखना आप लोग। ब्लू घोस्ट क्या है? तो अमेरिकी निजी कंपनी फायर फ्लाई एरोस्पेस द्वारा निर्मित अंतरिक्ष यान है जिसका नाम है ब्लू घोस्ट। तो ये चंद्रमा की सतह पर 2 मार्च 2025 को लैंड किया और चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला निजी क्षेत्र का यह दूसरा लैंडर है। पहला कौन सा था? तो ओडिसियस लैंड ये पहला था, ये दूसरा हो गया है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन दिमाग में रखो। ठीक है, अगली इन्फॉर्मेशन लोकतंत्र सूचकांक 2024। ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? जो डेमोक्रेसी इंडेक्स है। तो ये EIU जो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट है इसके द्वारा ये जारी किया जाता है। 2006 से लगातार ये जारी किया जा रहा है। इस बार जो लोकतंत्र सूचकांक जारी किया गया उसमें 167 देश शामिल हुए। कितने देशों का सूचकांक निकाला गया? 167 देशों का। 4 श्रेणी इसमें बनाई जाती है और इन्हीं 4 श्रेणियों में बहुत जितने भी देश होते हैं उनको कैटेगराइज रूप से रखा जाता है। जो श्रेणी 0 से 4 के बीच में होगा उसको बोला जाएगा यहाँ पे सत्तावादी शासन है, जो देश इस कैटेगरी में आएगा। जो 4 से 6 की रैंक में आएगा उसको बोला जाएगा यहाँ पे संकर शासन, हाइब्रिड शासन है, मतलब कि इसमें लोकतंत्र भी है थोड़ा सा और जो सत्तावादी भी शासन है, तो हाइब्रिड टाइप का। और जो 6 से 8 की कैटेगरी में आएगा वहाँ लोकतंत्र तो है लेकिन वो दोषपूर्ण लोकतंत्र है, लोकतंत्र बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहा है। और जो 8+ होगा जिसका उसको बोला जाएगा यहाँ पे लोकतंत्र बहुत अच्छे से काम कर रहा है और यहाँ ये पूर्ण कैटेगरी में आएगा, पूर्ण लोकतंत्र की। तो भारत किस कैटेगरी में आता है? भारत ज़्यादातर दोषपूर्ण कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो भारत का अंक कितना है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। भारत का अंक है दोस्तों 7.29। इस हिसाब से भारत दोषपूर्ण लोकतंत्र की कैटेगरी में आता है। और भारत का स्थान कितना है? तो 41वां स्थान है इस बार लोकतंत्र सूचकांक 2024 में। पिछले वर्षों से कोई सुधार इसमें नहीं हुआ है। ठीक है, प्रथम 3 देश कौन है जहाँ पे लोकतंत्र सबसे अच्छा है? तो वो है नॉर्वे, फिर न्यूजीलैंड, उसके बाद स्वीडन। और अंतिम देश कौन है इस रैंकिंग में? तो अंतिम देश है 167 नंबर पे अफगानिस्तान। इतना दिमाग में रखना। ठीक है, चलो अगली इन्फॉर्मेशन देखते हैं दोस्तों। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025, तो विश्व खुशहाली सूचकांक 2025 ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? पहले तो ये जानो, ये जारी किया जाता है UNSDSN। इसका मतलब है कि यूनाइटेड नेशन मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, इस तरीके से मतलब कि एक संस्था, उसके द्वारा ये जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है ये निकाला जाता है। 147 देशों के मतलब कि इसमें रैंकिंग निकाली गई, इंडेक्स 147 देशों का निकाला गया। भारत का स्थान इसमें रहा 118।
147 टोटल देशों में, 118 भारत का स्थान रहा। और 2024 में भारत का स्थान 126 था 143 देशों में। पहला स्थान किसने प्राप्त किया? फिनलैंड है, उसको पहला स्थान मिला। तो ये दिमाग में रखना कि पहला स्थान फिनलैंड को मिला, दूसरा डेनमार्क को, और लास्ट इसमें भी अफगानिस्तान रहा। भारत की रैंकिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है और पहली रैंक, तो सबसे दोनों चीज़ें आपके दिमाग में जरूर होनी चाहिए, ठीक है। और फिनलैंड लगातार 8 वर्षों से शीर्ष स्थान पर बना हुआ है, ये भी दिमाग में रखना। सूचकांक की गणना जो है 7 मानक बनाए जाते हैं, उसी के आधार पर ये निकाला जाता है कि इस देश में हैप्पीनेस का स्तर कितना है, जो खुशहाली का स्तर कितना है, और उसके हिसाब से सभी देशों को रैंकिंग प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। अगली जो हमारी इन्फॉर्मेशन दोस्तों वो है हथियारों की खरीद पर सिप्री की रिपोर्ट। सिप्री एक संस्था है, उसके द्वारा हथियारों की खरीद पे या जो परमाणु बम होते हैं उनकी संख्या कितनी है, कौन देश सैन्य खर्च पे कितना ज़्यादा खर्च कर रहा है सैन्य पे, ये सारी तरीके की जो रिपोर्ट है वो स्टॉक होम मतलब इंटरनेशनल करके है, उसी के सिप्री उसका मतलब कि शॉर्ट फॉर्म है, उसी के द्वारा ये निकाला जाता है, ठीक है। अब देखो 2024 से 20 से 24 के मतलब के बीच की अवधि जो 5 वर्ष की है, इसी में ये गणना की गई कि सबसे ज़्यादा हथियार कौन देश ने खरीदा। तो ये पाया गया कि सबसे ज़्यादा हथियार यूक्रेन ने खरीदे, फिर भारत ने खरीदे, फिर कतर ने खरीदा, फिर सऊदी अरब ने खरीदा, फिर पाकिस्तान ने खरीदा। तो सबसे ज़्यादा हथियार किसने खरीदे दोस्तों? यूक्रेन ने खरीदे, ये दिमाग में रखना। दूसरे नंबर पर भारत आता है। और सबसे ज़्यादा हथियार बेचे किसने? तो देखो सबसे ज़्यादा हथियार निर्यात किया अमेरिका ने, उसके बाद फ्रांस ने, उसके बाद रूस ने, फिर चीन ने, फिर जर्मनी ने। तो क्रम जो है कम से कम दो दो तो याद ही रखना, इधर अमेरिका और फ्रांस और उधर है यूक्रेन और भारत। 2015 से 19 और 15 से 19 और 2020 से 24 के मध्य यूक्रेन द्वारा हथियार आयात में 9,627% की वृद्धि हुई। जब यूक्रेन पे रशिया ने कब्जा किया उसके बाद यूक्रेन ने बहुत देशों से हथियार लगातार खरीदे हैं। चीन के शस्त्र आयात में 64% की कमी आई है, ये भी डाटा दिमाग में रखना। भारत जो है सबसे ज़्यादा हथियार कहाँ से खरीदता है? सबसे ज़्यादा बेचता कौन है? अमेरिका, ये अलग इन्फॉर्मेशन है। भारत सबसे ज़्यादा कहाँ से खरीदता है? ये दूसरी इन्फॉर्मेशन है। तो भारत अमेरिका से सबसे ज़्यादा नहीं खरीदता, भारत सबसे ज़्यादा खरीदता है हथियार रशिया से 36%। अपने हथियार का टोटल हथियार अगर 100% खरीदता है तो उसमें से 36% हथियार भारत रशिया से खरीदता है। फ्रांस से 33% खरीदता है और इजराइल से 13% भारत आयात करता है अपने हथियार, ठीक है। और पाकिस्तान का हथियार आयात में कितना है? 5वां स्थान है, तो आप देख ही चुके हैं। 2020 से 24 के मध्य हथियारों के कुल निर्यात में मतलब सबसे ज़्यादा जिसने बेचा इस दौरान 5 सालों में तो अमेरिका है। और वो टोटल निर्यात का कितना बेचा? 43% पूरे भारत मतलब जो हथियार होते हैं उनके निर्यात का 43% तो अमेरिका अकेले बेचता है। तो ठीक है, तो ये दिमाग में रखना। एक जो फैक्ट है वो भी दिमाग में रख लो, पूछ ही लेगा कि यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो उनका नाम है उर्सुला वान डेर लेयन। तो इनका नाम है उर्सुला वान डेर लेयन, तो ये दिमाग में रखना, ठीक है। अगले इन्फॉर्मेशन पे आओ। रायसीना संवाद 2025, रायसीना संवाद 2025 इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो हर बार इसका आयोजन जो भारतीय विदेश मंत्रालय है और एक फाउंडेशन है जिसका नाम है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, इसके द्वारा मिलके इस रायसीना संवाद का आयोजन किया जाता है। 2016 से ये मतलब कि रायसीना संवाद शुरू होगा। जैसे सिंगापुर डायलॉग होता है उसी तरीके से रायसीना संवाद भी किए जाते हैं। 10वां संस्करण था ये। 10वां संस्करण जो आयोजित किया हुआ वो नई दिल्ली में 17 से 19 मार्च 2025 के बीच में आयोजित किया गया। इसके मुख्य अतिथि कौन थे? क्रिस्टोफर लक्सन थे, ये न्यूजीलैंड के पीएम है। यही रायसीना संवाद के मुख्य अतिथि बने हैं और ये नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है, ठीक है। अब देखो इसकी थीम क्या थी, थीम पूछ लेता है तो थीम जो इम्पोर्टेंट है। थीम इसकी थी दोस्तों, एक मिनट, थीम थी इसकी कालचक्र, पीपुल्स, पीस और प्लेनेट। तो ये किसकी थीम थी? रायसीना संवाद जो 2025 का हुआ, ठीक है। अगली इन्फॉर्मेशन देखो, सुनीता विलियम्स और बुच बिलमोर की सुरक्षित वापसी। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में फंस गई थी, अब उनकी सुरक्षित वापसी हो चुकी है। 19 मार्च 2025 को ये वापस हो चुकी है। फ्लोरिडा की खाड़ी में इनका यान उतरा और 5 जून को ये एक सप्ताह के लिए जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन था उसमें गई थी, बाद में ये फंस गई। और इनको जो क्रू 9 स्पेस एक्स का जो एलन मस्क की कंपनी है उसके द्वारा ये मतलब कि स्टारलाइनर जो यान था उसके द्वारा ये मतलब कि वापस लौट के आई हैं, ठीक है। अब देखो कुछ आर्थिकी से संबंधित कुछ न्यूज़ है वो भी समझ लो। प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन में ये सब होता है तो आपके दिमाग में रखना, ठीक है। और सारी मैगजीनों का इसमें सार है तो आप उसकी टेंशन मत लो कि आपको फिर से जाके कोई मैगजीन पढ़नी है, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैंने सारी चीज़ें कलेक्ट कर ली हैं, ठीक है।
हाँ, इतना ज़रूर कर सकते हो। देखो मैं सलाह दूँगा, ऐसा नहीं है कि भाई एकदम 100% दावा कोई कर दे कि मेरे में से ही आएगा। देखो कोशिश यही होती है कि जितना ज़्यादा मैक्सिमम हो सके मेरे में से आए। वो क्यों? क्योंकि मैं बहुत सारी मैगज़ीनों से ये सब कवर करता हूँ। लेकिन मैं आपको एक सलाह ज़रूर दूँगा कि ये सब तो करते ही रहो, लगातार करते रहो। लास्ट में जब एक कोई मैगज़ीन आती है, जैसे आपका एग्ज़ाम जनवरी में होने वाला है, मान लो कि 20-25 जनवरी को है, तो जनवरी की शुरुआत में 25 दिन पहले, 1 महीना पहले एक कोई मैगज़ीन आएगी। जो उस एग्ज़ाम को टारगेट करेगी, ठीक है? तो चाहे घटना चक्र की मैगज़ीन हो, घटनासार हो या जो बिहार में एडिटोरिया वगैरह जो भी मैगज़ीन है, एडिटोरिया तो मुझे बहुत बकवास मैगज़ीन लगती है। वो इसलिए क्योंकि इतनी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। भाई अगर तुम दुनिया भर की चीज़ें छाप ही दोगे तो आएगा तो है, लेकिन लड़का पागल हो जाता है, उसको इंटरेस्टिंग थोड़ा नहीं बनाते हैं। लेकिन घटना चक्र जो मैगज़ीन है या घटनासार जो मैगज़ीन है, ये थोड़ी-सी उनमें डिटेल रहता है, इसलिए वो थोड़ी पढ़ने में आसान लगती हैं, अच्छी लगती हैं। तो कोई भी मैगज़ीन एक लेके लास्ट में वो देख लेना और ज़्यादातर इन्हीं में से चीज़ें होंगी, लेकिन आप दोहरा लेना कम से कम एक बार, जिससे क्या हो कि कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर छोटी हो तो वो वहाँ से भी कलेक्ट करे, मतलब कि कलेक्ट हो जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसको छोड़ देना है। इसको अगर छोड़ेंगे तो लास्ट टाइम पे वो कुछ भी याद नहीं होता है, ठीक है? तो इसको भी करते रहना मंथ वाइज़, जल्दी-जल्दी इसको निपटाते रहना है और फिर एक बार उस मैगज़ीन को भी देख लेना है। तो करंट अफेयर्स जितने भी सवाल आए ना, उसके बाद तो मैं दावा करता हूँ कि भाई एक भी आपसे नहीं छूटेगा, 90% तो इसी में से आएगा। बाकी जो चीज़ें हैं, थोड़ा-सा उधर से भी कलेक्ट कर लो ना। क्यों आपको मतलब कि भ धोखे में रखूँ कि नहीं 100 का 100 सवाल इसी में से आ जाएँगे, ऐसा कुछ भी नहीं। तो जो ये दावा करे सिर्फ़ बकवास दावा है, ठीक है? तो आपको रियलिटी में रखना मेरा फ़र्ज़ है, तो मैंने आपको बता दिया। देखो, कोयले का उत्पादन जो आर्थिकी की न्यूज़ है कि वित्त वर्ष 2024-25 में कोयले का उत्पादन कितना रहा, तो 1 अरब टन से अधिक कोयले का उत्पादन रहा और जबकि 2023-24 में कितना था, 997 मिलियन टन था और ये पहुँच के 101 अरब टन हो गया है, मिलियन टन हो गया है, ठीक है? तो दिमाग में ये रखना। मीट्रिक टन था, अब 1 अरब टन हो गया है, तो दिमाग में ये रखना। देखो 2024-25 की पहली तिमाही में भारत में एफडीआई अंतर्प्रवाह में 27% की वृद्धि हुई और भारत का जो एफडीआई मिला वो कितना हो गया है, 40.67%, और इसमें 27% की वृद्धि हुई है, तो अब हो गया 40.67%, ठीक है? और नहीं 40% था, 40.67 बिलियन डॉलर था और 27% की वृद्धि के बाद इस अवधि में जो एफडीआई प्राप्त हुआ वो 62.48 बिलियन डॉलर अरब डॉलर हुआ, ठीक है? और सबसे ज़्यादा एफडीआई जो हमको प्राप्त हुआ दोस्तों, वो कहाँ से हुआ? सिंगापुर से, उसके बाद नीदरलैंड से। तो ये भी दिमाग में रखना, ठीक है? अगली इन्फॉर्मेशन देखो, आईआरसीटीसी और आईआरएफसी ये दो कंपनी है, इनको नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया। तो अब नवरत्न कंपनियों की कुल संख्या हो गई है 26 और महारत्न कंपनियों की संख्या है 14। तो दिमाग में ये रखना। आधार क्या होते हैं किसी कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किए जाने का? आधार ये होता है दोस्तों कि पहली बात तो मिनी रत्न श्रेणी जो है उसमें फर्स्ट जो कैटेगरी उसमें वो कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, मतलब मिनी रत्न कंपनी होनी ही चाहिए। और साथ में उसका 3 वर्षों में शुद्ध लाभ जो है वो 5,000 करोड़ कम से कम हो। 3 वर्षों में औसत वार्षिक टर्नओवर उसका 25,000 करोड़ हो और 3 वर्षों में औसत शुद्ध संपत्ति जो है वो 15,000 करोड़ से भी प्लस हो। अगर ये सब उसके पास होता है तब उस कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया जाता है। ये सरकारी जो पीएसयू होते हैं, पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग होती हैं, उन्हीं को ये नवरत्न, महारत्न, मिनी रत्न ये सब दर्जा प्रदान किया जाता है। और महारत्न कंपनी टोटल की कितनी है, तो 14 महारत्न कंपनियां हैं, ये भी दिमाग में रखना। देखो अगली इन्फॉर्मेशन, आईएमएफ के अनुसार भारत जो है 10 वर्षों में भारत का जीडीपी जो है वो दुगना हो जाएगा। 2015 में दुगना हुआ, 2015 में था 2.1 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी थी भारत की और 2025 में 4.27 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी हो गई है, ये दिमाग में रखना। दुनिया की जो टॉप सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है वो कौन सी हैं? अमेरिका पहले नंबर पे, चीन दूसरे, जर्मनी तीसरे, चौथे नंबर पे जापान और 5वें नंबर पे भारत आता है, ये दिमाग में रखो, ठीक है? अब देखो अगली इन्फॉर्मेशन हमारी यह है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 जो दिया गया 59 का, फिर ये 2024 दिया गया, वो किसको दिया गया? तो ये 59 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ये दिया गया विनोद कुमार शुक्ल हैं छत्तीसगढ़ के। इनकी जो एक रचना है, दीवार में एक खिड़की रहती थी, इस रचना के लिए इनको जो है 59 नंबर का 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया।
2024 का। 58वां किसका दिया गया था 58 का, ये सवाल सब पूछे गए हैं। 2023 में स्वामी राम भद्राचार्य है, संस्कृत के लिए इनको दिया गया। और गुलजार है जो मतलब कि राइटर हैं, उनको उर्दू के लिए इनको दिया गया 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ये दोनों याद रखना। और ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1961 में। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था? मलयालम कवि हैं जी शंकर गुर्ग हैं, उनको पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। देखो इतनी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का मतलब कि इसलिए कलेक्ट किया जाता है क्योंकि जाके अभी पीसीएस का सवाल पूछो, यहाँ तक की पीसीएस यूपी पीसीएस का सवाल देखो, यहाँ तक की चीज़ें पूछी गई हैं। तो भाई एक स्टेप आगे बढ़ के तैयारी कर लो। ये ना हो कि भाई एग्जाम हो जाए, अब मैं पास नहीं हुआ, मैं अगले साल देखूंगा। तो उसके लिए पहले से ही तैयार रखो, ठीक है। तो जहाँ से जो इन्फॉर्मेशन पूछ सकता है सबको कलेक्ट करना है। और देखो सरस्वती सम्मान 2024, सरस्वती सम्मान 2024 ये किसको दिया गया? 34वें नंबर का था। ये साधु भद्रेश दास हैं, इनको दिया गया। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। इनकी एक संस्कृत भाषा में रचना है स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए इनको ये सरस्वती सम्मान 2024 से नवाजा गया। तो दिमाग में ये रखना। कुछ इंपॉर्टेंट दिवस हैं जो पूछे जाते हैं, तो वो भी दिमाग में रख लो। देखो वो कौन कौन से दिवस हैं जो इंपॉर्टेंट हैं और जो पूछे जाते हैं। तो विश्व वन्यजीव दिवस है 3 मार्च को होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस है 4 मार्च को होता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। राष्ट्रीय दिवस या पाकिस्तान का जो होता है वो कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। 23 मई 1940 को लाहौर प्रस्ताव में पाकिस्तान के गठन की मांग की गई थी। तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। तो दिमाग में ये रखना। अच्छा विभाजन विभीषिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 किसको मनाया जाता है? 14 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। तो ये दिमाग में रखना है। चलो इतनी इन्फॉर्मेशन ये होगी, मैंने एक बार बोल दिया, सामने पीडीएफ रख के सब सुन ले, याद कर लेना, ठीक है। सुन लेना एक बार में तो याद हो जाएगा। बुक है और उसके कुछ मतलब कि लेखक हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बुक है। देखो पहली बुक है दिया स्लाई, जो आत्मकथा है, किसकी है? कैलाश सत्यार्थी की। तो ये दिमाग में रखना। वॉइस ऑफ द वॉइसलेस ये किसकी बुक है? ये दलाई लामा की बुक है। द कैंटोनमेंट कॉन्स्पिरेसी ए मिलिट्री थ्रिलर ये किसकी बुक है? ये जनरल मनोज नरवाने की बुक है। तो ये दिमाग में रखना। अब कुछ युद्धाभ्यास है वो भी दिमाग में रख लो, वो भी अब पूछे जा सकते हैं। धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास किसके किसके बीच में होता है? तो भारत और जापान के बीच में होता है। इस बार ये 6ठा संस्करण हुआ। जापान के मतलब पूरी फूजी क्षेत्र में ये हुआ। तो कहाँ हुआ? जापान में हुआ। धर्म गार्जियन अभ्यास भारत और जापान के बीच में होता है। देखो खंजर जो अभ्यास है किसके किसके बीच में होता है? तो भारत और किर्गिस्तान के बीच में खंजर अभ्यास होता है। 12वां जो संस्करण इसका आयोजन हुआ किर्गिस्तान के टोकपोक में ये संपन्न हुआ। तो खंजर अभ्यास कहाँ हुआ? किर्गिस्तान में। वरुण जो अभ्यास होता है, तो वरुण 2025 का अभ्यास किसके किसके बीच में हुआ? भारत और फ्रांस के बीच में। ये 23वां था, ठीक है। ये दिमाग में रखो। बोंगो सागर किसके बीच में होता है? भारत और बांग्लादेश के बीच में, बंगाल की खाड़ी में हुआ। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करके रखनी है। बाकी जो मतलब कि एक्सरसाइज होती हैं जिस महीने जो होगा वो सब मैं वहाँ पे कलेक्ट करता रहूँगा, ठीक है। आप बस इसको सामने रख के सुनते जाना। म्यांमार में जब भूकंप आया तो भारत ने उसके राहत के लिए एक अभियान चलाया। उस अभियान का नाम क्या है? आपसे पूछा जा सकता है। तो आप बताएंगे उस अभियान का नाम है ऑपरेशन ब्रह्मा, ठीक है। चलो 18वां जब केन्स फिल्म फेस्टिवल में जब आयोजन हुआ तो सबसे इम्पोर्टेंट जो उसका अवार्ड होता है उसको पाल्म डी ओर अवार्ड कहते हैं। तो ये अवार्ड किसको दिया गया? तो आप बताएंगे ईरानी फिल्मकार हैं जफर पनाही, इनकी फिल्म है इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट, इसको दिया गया पाल्मे डी ओर अवार्ड। तो ईरानी फिल्मकार जफर पनाही को दिया गया, ठीक है। दिमाग में रखना। ये सुप्रीम कोर्ट है उसने किसको जो है जो मतलब कि एक मौलिक अधिकार की श्रेणी में रख दिया है। तो महिलाओं का जो अवकाश का अधिकार होता है, मातृत्व अवकाश का जो अधिकार है, राइट टू मैटरनिटी लीव होता है जो महिलाओं का, वो एक मौलिक अधिकार है। अब इसको सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। और ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो जीवन का अधिकार का जो आर्टिकल है आर्टिकल 21 उसी के अंतर्गत ये आता है। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दिमाग में रखो, ठीक है। और देखो अगली इन्फॉर्मेशन है कि 46वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 ये कहाँ हुआ? तो आप बताएंगे 26 से 27 मई को ये कुआलालंपुर मलेशिया में ये आसियान का सम्मेलन हुआ। जो कौन से नंबर का? 46वें नंबर का। इसकी थीम क्या थी दोस्तों? तो इसकी थीम थी इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। तो ये दिमाग में रखना, इंक्लूसिविटी और सस्टेनेबिलिटी मतलब कि इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है? समावेशी, और ये सतत विकास। तो समावेशिता और सततता इस तरीके से करके इसकी थीम थी, ठीक है। आसियान जो देश मतलब कि जो संगठन है वो कितने देशों का संगठन है? तो आप बताएंगे इसमें 11 देश हैं। ब्रुनेई है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, लाओस है, मलेशिया है, म्यांमार है, फिलीपींस है, सिंगापुर है,
थाईलैंड है, वियतनाम है, तिमोर लेस्ते हैं। तो ये इसके मेंबर है आसियान के। तो साउथ ईस्ट एशियन नेशन का ये संगठन है। इसमें भारत सदस्य नहीं है, ये दिमाग में रखना। न चाइना इसका सदस्य है, न जापान इसका सदस्य है। तो ये सारी चीज़ें, ये साउथ ईस्ट के जो कंट्री हैं, चाइना और इंडिया के बीच के जो कंट्री हैं, ये म्यांमार से लेकर थाईलैंड, लाओस, ये सारे कंट्री हैं। लेकिन फिर भी इसमें भारत जब सदस्य नहीं है, फिर भी भारत जो है 1992 से एक डायलॉग पार्टनर के रूप में जब इस मतलब कि आसियान का सम्मेलन होता है तो उसमें भाग लेता है। तो ये चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। WHO द्वारा हाल ही में किस बीमारी के उन्मूलन के लिए भारत को जो है प्रमाण पत्र प्रदान किया कि भारत इस बीमारी से उन्मूलित हो चुका है? तो उस बीमारी का नाम है दोस्तों ट्रैकोमा। ये एक आँखों का एक संक्रमण है जो ट्रैकोमा है, और इसी बीमारी का मुक्ति के लिए भारत को जो है WHO ने प्रमाण पत्र प्रदान किया है। ठीक है, अब देखो अगली इन्फॉर्मेशन हमारी है कि मानव विकास सूचकांक HDI 2025 ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? HDI, पहली बात तो ये जान लो, UNDP है जो यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसके द्वारा HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हर साल निकाला जाता है। भारत की रैंक 2025 में कितनी रही है? तो 130 रही है। इनके पैरामीटर होते हैं हेल्थ, एजुकेशन और इनकम। इस आधार पर ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाला जाता है। 1990 से शुरू हुआ था। 2025 में पहला स्थान किसका? आइसलैंड का है। इतनी इन्फॉर्मेशन दिमाग में रखना। ठीक है, भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो श्री हरि LR है, तमिलनाडु के हैं। ये 86वें ग्रैंड मास्टर हैं भारत के। लिपू लेख देखो, कैलाश मानसरोवर में यात्रा के लिए भारत और चीन की मध्य सहमति बनी है, 5 साल बाद बनी है। तो किन दर्रों से होके ये कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है? तो लिपू लेख दर्रा है, ये उत्तराखंड में है, और नाथुला दर्रा सिक्किम में है। इन्हीं दोनों दर्रों के माध्यम से जो है कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है। तो ये चीज़ें दिमाग में रखो। अगली इन्फॉर्मेशन है कि ट्रेंड इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2024 से ये रिपोर्ट कौन निकालेगा? मैंने बताया था सैन्य खर्च के मामले में सिप्री ही रिपोर्ट निकालेगा। तो मई 2025 में सिप्री ने ये रिपोर्ट निकाली और ये बताया कि सैन्य खर्च के मामले में सबसे ऊपर है USA, उसके बाद चाइना, फिर रसिया, फिर जर्मनी, फिर भारत है। भारत जो है 86.1 बिलियन डॉलर का जो है सैन्य खर्च करता है, और ये पाकिस्तान से 9 गुना है। और जो USA है ये 916 बिलियन डॉलर खर्च करता है। ये भारत से कम 9 से 10 गुना ज़्यादा है। ठीक है, तो इतनी इन्फॉर्मेशन दिमाग में रखना। एलन मस्क की कंपनी है जो स्टारलिंक है, ये स्पेस इंटरनेट सेवा को टक्कर देने के लिए प्रोजेक्ट क्यूपर की रुको, एलन मस्क की जो स्टारलिंक स्पेस इंटरनेट कंपनी है उसको टक्कर देने के लिए एक कंपनी है जिसने प्रोजेक्ट क्यूपर लॉन्च किया है कि वो एलन मस्क की जो कंपनी स्टारलिंक को टक्कर देगी इंटरनेट प्रोवाइडर के मामले में। तो कौन सी कंपनी ने प्रोजेक्ट क्यूपर लॉन्च किया है? तो उसका नाम है अमेजॉन। ठीक है, तो अमेजन कंपनी ने लॉन्च किया है। जर्मनी के नए चांसलर कौन बनाए हैं? तो फ्रेडरिक मर्ज हैं जो जर्मनी के नए चांसलर बने हैं। भारत ने किस देश के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता किया मई 2025 में? तो भारत ने यूनाइटेड किंगडम के साथ मुक्त व्यापार का समझौता किया है। किसके साथ किया है? यूनाइटेड किंगडम के साथ। तो ये दिमाग में रखना। वायु रक्षा प्रणाली जिसे सुदर्शन चक्र के नाम से भी जाना जाता है वो कौन है? तो जो S-400 है जो हमने रसिया से लिए, एयर डिफेंस सिस्टम है जो, उसी को सुदर्शन चक्र के नाम से जाना जाता है भारत में। नए पोप कौन बन गए हैं? जो पोप फ्रांसिस की मृत्यु होने के बाद जो USA के रॉबर्ट फ्रांसिस प्रेवोस्ट हैं, ये नए पोप बन गए हैं। पोप कौन होता है? ईसाई के जो मतलब ईसाई धर्म है उसका सबसे बड़ा जो धर्म गुरु होता है उसको पोप बोला जाता है। वेटिकन सिटी इटली में जो मतलब चर्च है उसका। ठीक है, अब देखो ग्रीन नोबेल पुरस्कार किसको कहा जाता है? तो गोल्डमैन पर्यावरण जो पुरस्कार है इसको ग्रीन नोबेल कहा जाता है। ये 1989 में इसकी स्थापना हुई, और पर्यावरण के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट काम करते हैं उन्हीं को ये ग्रीन नोबेल पुरस्कार या गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है, और इस बार 7 लोगों को दिया गया। ठीक है, चलो अगली इन्फॉर्मेशन हमारी ये है दोस्तों कि ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025, इसमें ये किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल है, इसी के द्वारा ये ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 जारी की गई। इसमें ये बताया गया कि इस बार सबसे ज़्यादा विश्व स्तर पर पवन ऊर्जा क्षमता किसने जोड़ी? सबसे ज़्यादा कौन उत्पादन किया पवन ऊर्जा का? तो चाइना ने किया, उसके बाद USA ने, फिर जर्मनी ने, फिर भारत ने। तो भारत का स्थान इसमें चौथा है। तो ये दिमाग में रखना। ठीक है,
अब देखो अगली इन्फॉर्मेशन है हमारी कि 2025 में संसद रत्न पुरस्कार, जो अच्छा काम करते हैं जितने भी सांसद होते हैं उनको संसद रत्न पुरस्कार दिया जाता है। तो इस बार 17 सांसदों को और 2 स्टैंडिंग कमेटी इनको संसद रत्न पुरस्कार से नवाजा गया। भारत की चौथी यूनिकॉर्न बनी 2025 में। वैसे तो बहुत सारी यूनिकॉर्न है, लेकिन चौथी यूनिकॉर्न 2025 में कौन सी कंपनी बनी है? तो ड्रूल पेट फूड है, पेट फूड की एक कंपनी है ड्रूल, तो इसको जो है यूनिकॉर्न बनाया गया। और जनवरी में बनी थी, जनवरी 2025 में एक नेट्राडाउन बनी थी, अप्रैल में जस्ट पे बनी थी और मई में पोर्टर। ये सारी जो कंपनियां हैं ये यूनिकॉर्न बनी थी। और अभी कंपनी कौन बनी है? ड्रूल पेट फूड। और इसका जो किसी भी कंपनी को यूनिकॉर्न कंपनी का दर्जा कब दिया जाता है? जब उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कम से कम $1 बिलियन का हो, 8300 करोड़ से ज़्यादा हो, और प्लस साथ में वो स्टॉक मार्केट में वो कंपनी लिस्टेड ना हो, प्राइवेट कंपनी हो, तो उसको जो है यूनिकॉर्न कंपनी का दर्जा दिया जाता है। ठीक है। अगली इन्फॉर्मेशन, किस वैज्ञानिक को विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसे खाद्य, कृषि और भोजन के लिए नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है? तो ऐसे वैज्ञानिक कौन है? उनका नाम है डॉक्टर मरियंगला हंगरिया, इनको दिया गया। और इसी तरीके से 1986 में जो हमारे मतलब कि वैज्ञानिक थे, कृषि वैज्ञानिक, जिन्होंने हमारे यहाँ हरित क्रांति की खोज की थी, MS स्वामीनाथन, इनको दिया गया था। ठीक है। तो अभी इस बार किसको दिया गया? डॉक्टर मरियांगला हंगरिया को। ठीक है, तो ये दिमाग में रखना, एक महिला है। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल दोस्तों, जब 1998 में पोखरण नाम की टेस्ट किया था, ऑपरेशन शक्ति चलाया गया था, तो ये 11 मई को हुआ था। तो उसी की याद में हर साल 11 मई को राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी दिवस, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। ठीक है। 2025 में यूपीएससी के चेयरमैन कौन बने हैं? तो अजय कुमार है, ये यूपीएससी के चेयरमैन बने हैं। न्यू कैलिडोनिया, ये हाल ही में चर्चा में रहा ये मतलब कि देश, तो यहाँ पे अब स्वतंत्रता की मांग उठने लगी है। तो ये देश किसका हिस्सा है, आपसे ये पूछा जा सकता है। तो ये फ्रांस का हिस्सा है। हुआ क्या है कि फ्रांस ने क्या कर दिया कि जो कैलिडोनिया में अगर चुनाव होता है तो फ्रांस के जो लोग हैं वो भी चुनाव में वोट दे सकते हैं, ऐसा कुछ कर दिया, जिसकी वजह से वहाँ पे स्वतंत्रता की मांग उठ रही है कि भाई अब हमको एकदम अलग ही कर दो फ्रांस से। तो न्यू कैलिडोनिया जो है ये फ्रांस का हिस्सा था। ठीक है, तो दिमाग में ये रखना है। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025, ये इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो आप बताएंगे 20 से 25 मई को रोटरडम, जो नीदरलैंड में है, वहीं पे वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट का आयोजन किया गया। माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला कौन बनी है? छोंजन अंगमो, ये माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला बन गई हैं। ठीक है। अब देखो, डीआरडीओ के प्रोजेक्ट कुशा को विकसित किया गया है, उसका संबंध किससे है? तो प्रोजेक्ट कुशा का संबंध है S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है इसके निर्माण से। तो जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसके निर्माण से है, S-400 को निर्माण से है। तो प्रोजेक्ट कुशा का ये मतलब है, इस किसके द्वारा चलाया गया? ये डीआरडीओ के द्वारा। एक बुक है जो हमारे CGI रहे हैं, पूर्व CGI NV रमना, उनके द्वारा लिखी गई। उस बुक का नाम है नरेटिव ऑफ द बेंच ए जज स्पीक्स। तो ये बुक का नाम किसकी बुक है? NV रमना की बुक है। ठीक है। भारत की पहली सौर ऊर्जा से पूरी तरह चलने वाली विधानसभा कौन बन गई है? तो दिल्ली विधानसभा है, जो पूरी तरीके से सौर ऊर्जा पर चलती है। ठीक है। आयुर्वेद दिवस की घोषणा कब की गई? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 23 सितंबर को हर साल अब आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की गई है। ठीक है। तो 23 सितंबर को मनाया जाएगा। कर्रेगुल्ला हिल जो है ये भारत में कहाँ स्थित है? तो जो नक्सली जो मतलब कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे थे उनके लिए भारत सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया, जिसको ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट कहा गया, नक्सलियों को समाप्त करने के लिए। तो छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर एक हिल है जिसको कर्रेगुल्ला हिल बोला जाता है, और यही जो हिल है इन नक्सलियों का हेडक्वार्टर भी मानी जाती है। तो दिमाग में ये रखना। माउंट लेवोटोबी लाकी, ये कहाँ पे है? तो आप बताएंगे लाकी ये कहाँ पे है? तो आप बताएंगे ये ज्वालामुखी जो है ये कहाँ स्थित है? इसमें हाल ही में विस्फोट हुआ, तो ये इंडोनेशिया में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, ये आपको पता है। 2001 से यूएन ने मान्यता दी और तब से हर साल मनाया जाता है। 1992 में जब कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी हुआ था, उसी की याद में हर साल मनाया जाने लगा, और बाद में यूएन ने मान्यता दिया कि इसको वर्ल्ड लेवल पे बनाया जाएगा 2001 में। और इस तरीके से हर साल 22 मई को जो है जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 2025 की इसकी थीम थी हार्मोनी विथ नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। ठीक है, तो इतनी इन्फॉर्मेशन दिमाग में रखना।
अगला देखो, अगली इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, आईबी के निदेशक कौन बने हैं, जिनका मतलब कि 1 वर्ष का विस्तार किया गया है। तो तपन कुमार डेका है, 1800 मतलब कि इनकी जो सेवा का विस्तार वो 1 साल कर दिया गया है। तो आईबी के निदेशक अभी यही बने हैं। आईबी का जो गठन इंटेलिजेंस ब्यूरो है 1887 में होता है। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंतर्गत ही आता है। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है, समीर वी कामत है और इनका कार्यकाल 1 साल बढ़ाया गया है, तो अभी अध्यक्ष वही रहेंगे। ऑपरेशन हॉक क्या है, ऑपरेशन हॉक 2025 की सीबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया और ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन जो होता है उसी के खिलाफ जो है ये ऑपरेशन हॉक जो सीबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया। भाखड़ा नांगल बांध ये कहाँ है, तो भाखड़ा जो है हिमाचल प्रदेश में, नांगल पंजाब में। तो इन दोनों राज्यों में ये भाखड़ा नांगल परियोजना है, बांध है। तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब में है। और किस नदी पे है, तो आपसे पूछ लेगा, सतलुज नदी पे। इन पे विवाद था तो इस वजह से ये न्यूज में था। ठीक है। भारत का पहला अंतर्राज्यीय चीता संरक्षण गलियारा किन 2 राज्यों के बीच में बनाया जाएगा, तो चीता संरक्षण गलियारा जो अंतर्राज्यीय बन रहा है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में बनाया जा रहा है। तो देखा दोस्तों, हमने 35 मिनट, आज थोड़ा सा करंट अफेयर ज़्यादा थी तो भाई मैं छोड़ नहीं सकता ना, ज़्यादा है तो ज़्यादा, कम है तो कम, छोड़ना कुछ नहीं है। तो ठीक है, तो उसकी वजह से 35 मिनट का वीडियो बन गया। तो आपको करना क्या है दोस्तों, आप 9667305679 इस नंबर पे मैसेज करके इसकी पीडीएफ ले लो और मैं आपको वहीं से टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ दूंगा तो बार बार आपको मैसेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको पीडीएफ वहीं मिल जाएगा। ये सारी क्लासेस आप दोस्तों इस तरीके का हिंदी मीडियम का चैनल होगा, वहीं पे आप देखते हैं। हमने बहुत सारी क्लासेस कवर कर ली हैं। हमने करंट अफेयर में जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ये सब कवर कर लिया और ये मई का वीडियो है आज। और उधर बिहार स्पेशल की करंट में जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक का कर लिया। बिहार स्पेशल मैंने आपको 29 क्लास में पढ़ा ही दिया है। ठीक है। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा दिया आपको 32 क्लासेस में, उसकी पीडीएफ दे दी। बायोलॉजी में आपको पढ़ा रहा है 18-19 क्लास उसकी हुई हैं, वो सब पीडीएफ देता जा रहा है आपको। और प्रीवियस ईयर पीवाई के जो बिहार के हैं वो पढ़ाया था मैंने। बजट इकोनॉमी सर्वे ये सब सारी चीज़ें मैंने अपने जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर पढ़ा दिया है। तो आगे आने वाली जो क्लासेस होंगी उनमें हम आगे के करंट अफेयर देखेंगे और बायोलॉजी की क्लासेस उसको शुरू करेंगे और एक कोई सब्जेक्ट दूसरा उठाएंगे जो हम कंप्लीट करेंगे, चाहे एंशिएंट हिस्ट्री वगैरह उठा लें या पॉलिटी या ज्योग्राफी उठाएंगे। और मेरे चैनल पे आपको भटकाया नहीं जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि ना देखो ना भटकने वाला, मतलब कि आप कोई काम ऐसा नहीं करूँगा जिससे आपको भटका हो कि भाई आधा अधूरा पढ़ा के छोड़ दिया। नहीं, मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा और मेरे पढ़ाने का जो फॉर्मेट होगा वो यही होने वाला है। आपको ऐसा बना दूंगा ना, चाहे अगर 72 का एग्जाम आएगा बीपीएससी का या यूपीपीएससी का आएगा, तब तक मैं बहुत कुछ पढ़ा चुका हूँगा। फिर आपको किसी भी कोचिंग की ज़रूरत दोस्तों नहीं पड़ने वाली है। ये नोट्स मैंने बहुत अच्छे से बनाए हैं, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस नोट्स लेना है, सामने रख के सुनना है और एक बार में सारी चीज़ें आपके दिमाग में कनेक्ट होती चली जाएंगी। ठीक है। तो आपको करना क्या है दोस्तों कि थोड़ा सा देखो, मेरे लिए आप क्या कर सकते हो, मैं इतना कोशिश करता हूँ आपके लिए, तो आप क्या करो मेरे लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जाके वीडियो में अपने पहली बात तो फीडबैक दो। फीडबैक या कमेंट लिखो ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे वीडियो की रीच बढ़ती है तो मुझे भी सही लगे। लाइक तो करना ही है। और अपने जो दोस्त हैं ना दोस्तों, उनसे क्या करो, उनके बीच में कम से कम शेयर तो कर दो, रिकमेंड कर दो। जो दूसरे स्टूडेंट हैं जहाँ भी आप पढ़ते हैं, अगर आप मेरे वीडियो देखते हैं तो उनको भी बताओ भाई कि इस तरीके का एक चैनल है जहाँ पे जो है पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है और इस तरीके से क्लासेस बनाई जाती हैं, जिससे मुझे भी मोटिवेशन आए और मैं इस तरीके की वीडियो और बनाऊँ। जब मेरा वीडियो चलने लगता है तो मेरा मन और बनाने का करता है, जब डाउन होता है तो मुझे लगता है कि यार फालतू है, क्यों मतलब कि बना रहा, टाइम वेस्ट कर रहा, किसी को देखना तो है नहीं। तो थोड़ा सा आप भी सपोर्ट करो जिससे अच्छा लगे, मैं इस तरह की वीडियो और लाऊं और आपकी तैयारी को और आसान बनाऊं, आपको बहुत ज़्यादा पैसे देने ना पड़े। आप 25-25 हज़ार 30-30 हज़ार लाख रुपए दूसरी जगह दे देते हो और इस तरह की कंटेंट जो भी देगा ना तो वो बिना पैसे के देगा ही नहीं। और मैं अपने, चाहे मेरा ही लालच समझ लो कि भाई मुझे अपने यूट्यूब चैनल ग्रो करना है इसकी वजह से दे रहा, तो कुछ भी समझो, आपका तो भला हो ही रहा ना। तो थोड़ा सा मुझे भी तो मोटिवेशन दो, मुझे भी तो बढ़ाओ। तो इस तरीके से दोनों तरफ से तरफा होगा तो मैं और चीज़ें अच्छे से बनाऊंगा और सारे सब्जेक्ट इसी तरीके से पढ़ा दूंगा। ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।